चलिए, स्वागत है आपका फिर से लक अकेडमी में, जहाँ पर हम लोग लेकर आए थे काफ़ी बढ़िया बढ़िया इंटरेस्टिंग वीडियो रिसर्च मेथडोलॉजी पर। तो काफ़ी लोगों ने शिकायत की कि सर वो वाली वीडियो में थोड़ी सी दिक्कत थी, तो मैंने क्या किया, फिर इनको सबको ऑर्गेनाइज करके फिर से एक नई वीडियो बनाई है। तो जो लोग भी नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, जिससे कि जिनका भी PhD MBA NCA आपका MCom BCom इन सभी एग्जामिनेशन में उनको बेनिफिट होगा रिसर्च मैथडोलॉजी पर। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिसर्च मैथडोलॉजी के क्वेश्चंस पर। ओके तो पहला क्वेश्चन है, हु ऑथराइज द बुक मेथड इन सोशल रिसर्च। तो हमको कुछ नहीं करना, ये एक बुक थी आपके गुडे एंड हॉल्ट की, जो कि सोशियोलॉजी में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, लोगों को काफ़ी बेहतर तरीके से उनको पता होता है। तो हु ऑथराइज द बुक मेथड इन सोशल रिसर्च, बुक याद रखना है गुडे एंड हॉल्ट। और बुक आपकी जो वीडियो है बुक काफ़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि हम इसमें आज पूरे 1000 से ज़्यादा MCQ करेंगे। दूसरा होता है रिसर्च एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमैटिक इंक्वायरी डिफाइंड बाय, किसने बताया कि रिसर्च आपकी एक ऑर्गेनाइज एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी है। तो ये थी हमारे एमोरी साइंटिस्ट थे, इन्होंने सबसे पहले इसको डिफाइन करके बताया हुआ है। नेक्स्ट हमारा रिसर्च इज अ साइंटिफिक अंडरटेकिंग ओपिनियन। ये रिसर्च क्या है, एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है, एक साइंटिफिक एक प्रोसीजर है। अंडरटेकिंग मतलब होता है कि उसको है एक पर्टिकुलर प्रोसेस है, जिसको सबसे पहले यंग साइंटिस्ट ने आपको बताया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलोइंग लॉजिकल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग कॉल्ड। जब भी हम क्या करते हैं स्टेप बाय स्टेप एक सिस्टमैटिक वे में किसी भी चीज को सर्च करते हैं, उसको बोला जाता है साइंटिफिक मेथड। तो जब भी स्टेप बाय स्टेप किसी सिस्टमैटिक वे में हम किसी चीज को सर्च करते हैं, वो हमारा साइंटिफिक मेथड होता है। नेक्स्ट इथिकल न्यूट्रलिटी इज अ फीचर ऑफ। जब भी इथिकल बात होता है कि हम किस इथिकल न्यूट्रलिटी का मतलब है हम किसी के वर्क को चुरा नहीं रहे हैं, अपना खुद का सब कुछ नया वर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, कि जो भी हम कर रहे हैं बिल्कुल नया है। एक इथिकल न्यूट्रलिटी का मतलब ये आपका होता है, ये चीज होता है हमेशा साइंटिफिक मेथड में। नेक्स्ट पूछा जाता है कि साइंटिफिक मेथड इज कमिटेड टू, हमेशा साइंटिफिक जो मेथड होता है, साइंटिफिक मेथड जो भी होता है वो ऑब्जेक्टिव पर, ऑब्जेक्टिविटी पर हमारा डिपेंड करता है। वन ऑफ द मेथड ऑफ लॉजिकल रीजनिंग प्रोसेस इज कॉल्ड, हमेशा याद रखना है जब भी हम लोग लॉजिकल रीजनिंग की बात करते हैं तो वो हमारा इंडक्शन मेथड होता है ना, कि आपको थोड़ा सा याद रखना है। एन एसेंशियल क्राइटेरिया ऑफ साइंटिफिक स्टडी, हमेशा मैंने अभी बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, हमेशा एसेंशियल क्राइटेरिया होता है साइंटिफिक स्टडी के अंदर हमारी ऑब्जेक्टिविटी बिल्कुल होना चाहिए। नेक्स्ट पूछता है आपसे कि रीजनिंग फ्रॉम जनरल टू पर्टिकुलर, जनरल टू पर्टिकुलर याद रखना है, जनरल टू पर्टिकुलर होता है हमेशा डिडक्शन। और अगर कभी भी पर्टिकुलर से जनरल की तरफ जाते हैं, कि हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ जा रहे हैं, कि हम पहले आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको फॉर्मूला बता रहे हैं, तो वो होता है इंडक्शन। और जब हम क्या करते हैं पहले सिस्टमैटिक वे में आपको जनरल पढ़ा रहे हैं, फिर आपको यहाँ पर रीजनिंग से जनरल तक लेके जा रहे हैं, तो रीजनिंग फ्रॉम जनरल ये याद रखना है डिडक्शन। दूसरा होता है डिडक्शन एंड इंडक्शन आर द पार्ट ऑफ सिस्टम ऑफ रीजनिंग स्टेट बाय, किसने बताया था कि भाई डिडक्शन इंडक्शन आपका क्या है, एक सिस्टम ऑफ रीजनिंग है, एक पार्ट है, वो चीज को याद रखना है। PB यंग ऊपर भी बता चुका हूं। नेक्स्ट आपका सिस्टम ऑफ सिस्टमैटिकली इंटरेस्टेड कॉन्सेप्ट डेफिनेशन एंड प्रपोजिशन दैट आर एडवांस टू एक्सप्लेन एंड प्रिडिक्ट फिनोमेना, इसको बोला जाता है हमारी थ्योरी। जब भी हम सिस्टमैटिकली किसी चीज़ को इंटरप्रेट करते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट डेफिनेशन को मिलाकर हम एक एडवांस चीज़ बनाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, वही हमारी क्या होती है, एक थ्योरी होती है। कि जब हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट को मिलाकर कुछ बनाते हैं, वो हमारी थ्योरी बन जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिस्टम ऑफ सिस्टमैटिकली इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट डेफिनेशन एंड प्रीपोजिशन दैट आर एडवांस टू एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट फिनोमेना डिफाइन। जब मैं बात करूं कि सिस्टम ऑफ सिस्टमैटिकली इंटर रिलेटेड कॉन्सेप्ट, एक पर्टिकुलर सिस्टम है जहां पर हम लोग कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, डेफिनेशन है, प्रोपोजिशन है, इन सबको मिलाकर एक थ्योरी बना रहे हैं। जो हम बात कर रहे थे ऊपर वाला, यह आखिर दिया किसने था, तो ये भी हमारे PB यंग साइंटिस्ट, तो सोशियोलॉजी वाले हैं, या फिर आपको काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है PB यंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। और ये क्वेश्चन भी आपके हर एग्जाम से निकाले गए हैं, तो इसलिए टेंशन मत लीजिए आप लोग। थ्योरी देखिए वही क्वेश्चन है, थ्योरी इज अ सेट ऑफ सिस्टमैटिकली रिलेटेड प्रीपोजिशन स्पेसिफाइंग कैजुअल रिलेशनशिप अमंग वेरिएबल डिफाइंड बाय A ब्लॉक जेम्स एंड चैंपियन। भाई किसने बताया, तो ये डिफाइन किया था हमारा, अभी भी याद रखना है, इसका भी आंसर हमारा हो जाएगा
सेट ऑफ सिस्टमैटिक प्रीपोजिशन स्पेसिफाइंग कैजुअल रिलेशनशिप, कैजुअल रिलेशनशिप के बारे में ब्लैक एंड जेम्स एंड चैंपियन, वो ऑब्जेक्ट आपका थोड़ा सा मिक्स हो गया तो क्वेश्चन के साथ याद रखना है, ब्लैक जेम्स एंड चैंपियन दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। कैजुअल रिलेशनशिप इन्होंने बताया था। इंपेरिकली वेरिफिकेबल ऑब्जर्वेशन, जब हम एम्पिरिकली किसी चीज़ को निकालते हैं, एम्पेरिकली हम लोग चूज कर रहे होते हैं तो वही हमारे फैक्ट निकल के आते हैं। जब हम एम्पेरिकली किसी चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, एम्पेरिकली किसी चीज़ को हम लोग देखते हैं तो ऑब्जर्वेशन को वहाँ पर बोला जाता है आपका फैक्ट। तो फैक्ट क्या होता है? फैक्ट इज अ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में वही चीज़ बात करूँ। फैक्ट जो होते हैं इज एम्पेरिकली वेरिफिकेबल ऑब्जर्वेशन है। इस चीज़ को किसने बताया था? तो आप लोग अगर गुडे एंड हॉल्ट, तो जब हम लोग क्या करते हैं भाई, ऑब्जेक्टिव जो है वो आपके निकलता सब्जेक्ट से ही है। तो क्वेश्चन के लिए आपको बस ये थ्योरी याद रखना है गुडे एंड हॉल्ट की, जो कि फैक्ट से रिलेटेड थ्योरीज थी। मैंने उन्हीं को थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव में आपका ऑब्जर्व किया है। तो भाई जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम लोग आज काफ़ी लंबी वीडियो बनाने वाले हैं और बस इस वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपका क्वेश्चन एक भी बाहर ना जाए एग्जाम से। नेक्स्ट बात आती है आपका सिस्टमैटिकली कॉन्सेप्चुअल। डैश इज अ सिस्टमैटिकली कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स इन सम। अब यहां पर बात आ रही है कि जब हम लोग सिस्टमैटिकली कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे होते हैं तो वहां पर हमारा आता है आपका क्या, आपका एक चीज मॉडल। वो मॉडल आपके क्या होते हैं? एक सिस्टमैटिकली कॉन्सेप्चुअल स्ट्रक्चर्स होते हैं ऑफ इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स के इन सम, आपके किसमें हो गया? मॉडल्स में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सोशल साइंस डील विद। भाई सोशल साइंस है, नॉर्मल समझना है, जब सोशल साइंस है तो सोशियलिटी से ही डिपेंड हो गई, मतलब ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड होती है। साइंस की अगर हम लोग बात करें तो साइंस क्या हो गई आपकी? साइंस इज अ, आ गई क्वेश्चन, साइंस इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू। साइंस आपकी ब्रॉडली डिवाइड, अभी बता रहा हूँ कि भाई एक तो नेचुरल साइंस होती है और दूसरी हमारी सोशल साइंस होती है। तो साइंस को हम लोग बेसिकली दो मेन पार्ट में आपका डिवाइड करके रखते हैं, नेचुरल साइंस और सोशल साइंस। आंसर ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सोशल साइंस, ट्राई टू एक्सप्लेन। भाई सोशल साइंस क्या एक्सप्लेन करती है? एक रिलेशन बताती है आपका किसके बीच में, एक आपका गवर्न करता है किस किसके बीच में? ह्यूमन एक्टिविटी एंड नेचुरल लॉस के बीच में। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, गवर्निंग करते हैं, गवर्न करती है, दोनों के बीच में एक रिलेशन बताती है। नेक्स्ट सोशल साइंस रिसर्च प्रॉब्लम जो होंगी, हमेशा याद रखना सोशल साइंस वाली आपकी डायग्नोस करना होती है, हमको डायग्नोसिस से रिलेटेड होती है सारी। सोशल रिसर्च एम्स एट, भाई सोशल रिसर्च एम्स एट, मेन इनका काम होता है सोशल रिसर्च का सबको इंटीग्रेट करना, इनको जोड़ना, वही मेन काम होता है सोशल वालों का। तो सोशल है ना, कैरी कर सकते हैं। द मेथड बाय विच अ सैंपल इज चूज, किस मेथड से हम लोग सैंपल को चूज करते हैं उसको ही बोला जाता है रिसर्च डिज़ाइन। नॉर्मल तो रिसर्च डिज़ाइन क्या होता है? एक पर्टिकुलर मेथड होता है जहाँ पर हम सैंपल को कैसे चूज करेंगे, वही आपका एक रिसर्च डिज़ाइन हो जाता है। ठीक है, काफ़ी लोगों को है तो देखते जाएं। बेसिक कंक्लूजन विदाउट एनी बायस एंड वैल्यू जजमेंट। जब हम लोग बात कर रहे होते हैं कि बेसिंग, आपका जो बेसिंग का मतलब होता है एक कंक्लूजन दे देते हैं विदाउट एनी बायस। हम जब कुछ सोच रहे होते हैं तो हम अपने आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, एक ऑब्जेक्टिव बनाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एक बेसिक बायस होता है, एक तरीके से एक कंक्लूजन होता है बिना किसी जजमेंट के। प्रायोरिटी हम लोग जो पहले से बता देते हैं वो हमारा एक ऑब्जेक्टिविटी होती है। ठीक है, तो रिसर्च इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ डैश एंड मेथड। हमेशा थोड़ा सा याद रखना है कि जब भी हम लोग रिसर्च की बात करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, तो वो हमारा खुद का इंटेंट होता है, हम लोग अंदर से करते हैं और फिर उस इंटेंट का हम लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं मेथड के साथ और वही हमारे आगे जाके रिसर्च बन जाती है। तो रिसर्च को याद रखना है कि रिसर्च भाई सब कुछ खास चीज़ होती है जहाँ पर हमारे एक अपने अंदर का इंटेंट एंड मेथड हमारा काम कर रहा होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रिसर्च अंडरटेकन फॉर द नॉलेज सेक। जब हम नॉलेज के लिए कोई रिसर्च कर रहे होते हैं तो ये होती है हमारी प्योर रिसर्च, है ना। जैसे कोई हम न्यूटन की थ्योरी को देख रहे हैं, उसके आगे का प्रोसीजर बना रहे हैं, तो हम जब कोई थ्योरी से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं वो सब हमारे कैसे होते हैं? याद रखना, नॉलेज से कर, हमारी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं, वो सब प्योर रिसर्च है। ओके, प्योर रिसर्च के बाद एग्जाम्पल फॉर फैक्ट फाइंडिंग स्टडी। अब फैक्ट फाइंड कर रहे हैं भाई, हमने कहा कि ऐसा होता है, न्यूटन ने बोला एप्पल का ऊपर ग्रेविटी है, तो क्या हो रहा है हमारा? एग्जाम्पल की हम बात करें, हम लोग फैक्ट को फाइंड कर रहे हैं कि वो फैक्ट सही है या गलत है। तो जब फैक्ट फाइंडिंग की बात आ रही होती है तो वो फैक्ट फाइंडिंग को याद रखना, वो सब किसके काम होते हैं वहां पर? तो फैक्ट फाइंडिंग हमारा सर्वे से पता चलता है।
है ना। फैक्ट फॉर इंफॉर्मेशन आर एनालाइज एंड क्रिटिकल एवेल्यूएशन इज मेड इन। यहाँ पर बात करें कि हमको बहुत सारे फैक्ट्स मिले, हम किसी सर्वे में गए, वहाँ से हमें बहुत सारे फैक्ट्स मिले, अब उनको हम एनालाइज कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्रिटिकल एवेल्यूएशन कर रहे हैं, तो मतलब हम उसकी एनालिटिकल स्टडी कर रहे हैं कि वो जो है फैक्ट उनको एनालाइज कर रहे हैं। एनालिटिकल रिसर्च बोलते हैं इस तरीके रिसर्च को। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि रिसर्च कंडक्टेड टू फाइंड सॉल्यूशन फॉर इमीडिएट प्रॉब्लम। जैसे कि अभी कोरोना काल आ गया था, पर कोरोना के लिए हमें कोरोना वैक्सीन बनाना है या हमको कोई काम करना है, तो वो जब हम कोई प्रेजेंट स्टडी की बात करें, एक प्रेजेंट में जब कोई वर्क करते हैं, वो हमारी एक्शन रिसर्च होती है। ठीक है, तो ये याद रखना, एक्शन रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च क्या होती है, जो हम पुरानी चीज़ में कर रहे हैं, प्योर रिसर्च पे काम कर रहे होते हैं, प्योर फाइंडिंग कर रहे हैं, है ना, वो सब हमारी फंडामेंटल रिसर्च होती है। और ये हमारी इमीडिएट होती है। कौन सी? इमीडिएट एक्शन आया, कोई इमीडिएट प्रॉब्लम आ गई, जो ऐसे कोरोना आ गया, अब कोरोना पर रिसर्च चल रही, तो वो सब एक्शन रिसर्च है। क्लियर हो गया ना। एनालिटिकल इसको जस्ट ऊपर बताया, कोई फैक्ट मिला, हमने सर्वे के थ्रू फाइंड किया और फिर उसको एनालाइज कर रहे हैं, वो हमारी एनालिटिकल रिसर्च हो जाती है। नेक्स्ट, फंडामेंटल रिसर्च इज अदरवाइज कॉल्ड। फंडामेंटल रिसर्च हमारा किसका पार्ट हो गया? एक प्योर रिसर्च का पार्ट हो गया। भाई न्यूटन ने किसी चीज की ग्रेविटी की खोज किया, हम उस फैक्ट को फाइंड कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? हमारा एक फंडामेंटल रिसर्च है, फंडामेंटल रिसर्च। और कोरोना की वैक्सीन बना रहे, एक्शन रिसर्च हो गया, है ना। तो मोटिवेटेड रिसर्च, जो मोटिवेशन रिसर्च इज अ टाइप ऑफ, हम बात करें कि मोटिवेटिव है, हम मोटिवेशन दे रहे हैं, तो ये हमेशा क्वालिटेटिव होगा। भाई क्वांटिटेटिव यानी कितना मोटिवेशन दे रहा है, 1 किलो दे रहा है, 2 किलो दे रहा है, कोई क्वांटिटी फिक्स थोड़ी ना है। मोटिवेशन का मतलब होता है क्वालिटेटिव होता है, हमेशा याद रखना है। रिसर्च रिलेटेड टू अ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया और कॉन्सेप्ट। जब भी हम रिसर्च की बात कर रहे होते हैं, तो रिसर्च हमारा क्या होता है? किसी एब्स्ट्रैक्ट से, किसी आइडिया से, किसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड होती है। इस तरह की रिसर्च को बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल। जो पर्टिकुलर हमारे दिमाग में इंटेंट है, हमारा कॉन्सेप्ट पर हम कर रहे होते हैं, वो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च होती है। नेक्स्ट बात करें कि रिसर्च विच फॉलो द केस स्टडी मेथड। जब हम केस स्टडी की बात कर रहे होते हैं, भाई तरीके से नहीं आया लगता क्वेश्चन का, आपको वो क्लियर नहीं हो रहा होगा, तो पहला ऑप्शन मैं बता देता हूँ, ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन दे रखा है क्लिनिकल या फिर डायग्नोस्टिक, दूसरा होता है कैजुअल, तीसरा होता है एनालिटिकल और फोर्थ होता है आपका क्वालिटेटिव। आंसर याद रखना है, आंसर इसका होता है क्लिनिकल या फिर डायग्नोस्टिक। जब भी हम केस स्टडी करते हैं, तो वो हमेशा याद रखना है डायग्नोस्टिक होती है, किसी एक पर्सन के बारे में होती है। ओके, तो वो थोड़ा सा आपको ढंग से याद रखना है। नेक्स्ट, रिसर्च कंडक्टेड इन क्लासरूम। जब हम लोग क्लासरूम एटमॉस्फेयर के अंदर कोई रिसर्च करते हैं, तो वो लेबोरेटरी रिसर्च होती है। ठीक है, इसको ठीक से याद रखना है कि जब भी क्लासरूम में कोई स्टडी की जाती है, कोई रिसर्च की जाती है, तो वो हमारा क्या होता है? लेबोरेटरी रिसर्च होती है। नेक्स्ट आता है कि रिसर्च थ्रू एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन। नाम से ही पता चल रहा है आपका, जब एक्सपेरिमेंट पर कर रहे हैं हम लोग वहाँ पर, तो वो हो जाएगी आपके इम्पेरिकल। इम्पेरिकल मतलब वहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट लगाएंगे, लेबोरेटरी में करेंगे, क्लिनिकल करेंगे, वो सब आपके इम्पेरिकल है। बहुत सारी चीज़ें हम लोग यूज़ करते, तो वो एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन पर होती है। नेक्स्ट बात करें कि पॉपुलेशन सेंसस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। भाई पॉपुलेशन हमारी सेंसस होती है, जैसे 2021 में होने वाली है, तो पॉपुलेशन सेंसस पता कैसे चलता है? भाई उसका हमको सर्वे करना होता है, घर घर जाके लोगों से पूछना होता है कि कितने लोग आपके यहाँ पैदा हुए, कितने लोग आपके यहाँ मर गए। वो सब क्या होता है? एक याद रखना, सर्वे से पता चलता है। तो पॉपुलेशन सेंसस क्या है? एक एग्जाम्पल है आपका सर्वे रिसर्च का। नेक्स्ट बात करें कि द ऑथर ऑफ द ग्रामर ऑफ साइंस। भाई ग्रामर ऑफ साइंस का ऑथर कौन है? याद रखना, कार्ल पियर्सन। वैसे भी पता होगा, जो भाई जिन लोग इंग्लिश से हैं, इंग्लिश से उनको पता होगा कि भाई कार्ल को द ग्रामर ऑफ साइंस बोला जाता है, कार्ल पियर्सन को। नेक्स्ट, द रोमांस ऑफ रिसर्च। भाई रोमांस ऑफ रिसर्च इज ऑथराइज्ड बाय, ये भी याद रखना, रेडमैन एंड मॉरी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बनते हैं इस पे। तो रोमांस ऑफ रिसर्च इनको बोला जाता है आपका रेडमैन एंड मॉरी। नेक्स्ट पूछा जाता है आपका डैश इज अ वे टू सिस्टमैटिकली सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम, टेक्निक्स, ऑपरेशन। ठीक है, रिसर्च मैथडोलॉजी, रिसर्च प्रोसेस, गुड रिसर्च। ओके, ये मुश्किल क्वेश्चन हो गया, मिक्स हो गया, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ऑप्शन में बता देता हूँ, डैश इज अ वे ऑफ सिस्टमैटिकली सॉल्व द रिसर्च प्रॉब्लम। पहला ऑप्शन होता है आपका टेक्निक, ऑप्शन नहीं छपा है। दूसरा होता है ऑपरेशन, तीसरा होता है रिसर्च मैथडोलॉजी और फोर्थ होता है रिसर्च प्रोसेस। जब हम सिस्टमेटिकली किसी सॉल्व करते किसी रिसर्च प्रॉब्लम को, उसको बोला जाता है रिसर्च मैथडोलॉजी। ओके, तो आंसर इसका रिसर्च मैथडोलॉजी है, जब हम किसी को सिस्टमेटिकली सॉल्व करते हैं किसी रिसर्च प्रॉब्लम को। नेक्स्ट पूछा है गुड रिसर्च इज ऑलवेज। जब भी गुड रिसर्च की बात करेंगे तो वो हमेशा सिस्टमैटिक होगी, ना कि स्लो, फास्ट, नैरो। हमेशा याद रखना, गुड रिसर्च आपकी क्या होगी? एक सिस्टमैटिक होगी। नेक्स्ट बात करें कि गुड रिसर्च आपकी सिस्टमैटिक होगी और दूसरा याद रखना, एक लॉजिकल भी होगी।
तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, जब गुड रिसर्च की बात करें तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शन सही हो सकते हैं कि एक तो यहाँ पर गुड रिसर्च ऑप्शन अगर पूछे कि भाई सिस्टमेटिक है या आपका आपका क्या है लॉजिकल है, तो दोनों ऑप्शन हमारे सही होते हैं। याद रखना है अगर ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, जब ज़्यादा बेटर मिले तो भाई सिस्टमेटिक हमारा मोर करेक्ट आंसर होता है। जब लॉजिकल आए, नॉन लॉजिकल है, नैरो है, सिस्टमेटिक, जब दोनों ऑप्शन आपको मिलते हैं तो हमको याद रखना मोर करेक्ट हमारा सिस्टमेटिक होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च इज रिटन बाय, किसने देखी, तो भाई जेम्स हैरोल्ड फॉक्स ने लिखी थी क्राइटेरिया ऑफ गुड रिसर्च। नेक्स्ट रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च मेथड इज अ पार्ट ऑफ, हम हमेशा करते हैं कि भाई रिसर्च मेथड किसका पार्ट होता, तो यही हमसे याद रखना है ये रिसर्च मैथडोलॉजी का पार्ट है, ना कि रिसर्च टेक्निक का। कॉफर कई बार क्वेश्चन आया हुआ है रिसर्च मेथड इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च मैथडोलॉजी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आइडेंटिफाइंग कॉज ऑफ अ प्रॉब्लम एंड पॉसिबल सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम इज, जब हम आइडेंटिफाई करते हैं कॉज का और किसी प्रॉब्लम का एंड पॉसिबल सॉल्यूशन बताते हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, तो उसको बोलते हैं फील्ड स्टडी, डायग्नोस्टिक, एक्शन या फिर प्लॉट। याद रखना है जब भी हम क्या करते हैं आइडेंटिफाई करते हैं और सॉल्यूशन बता रहे होते हैं वो हमारी डायग्नोस्टिक स्टडी हो रही होती है ना, किसी का एक पर्टिकुलर पॉसिबल सॉल्यूशन बता रहे होते हैं। तो ये याद रखना है इस तरीके से क्वेश्चंस पर। डैश हेल्प इन सोशल प्लानिंग, क्या हेल्प करता है सोशल प्लानिंग में, मैं बोल रहा हूँ सोशल साइंस रिसर्च, ये याद रखना है हमेशा सोशल प्लानिंग में आपकी हेल्प करेगी। नेक्स्ट फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर रिसर्च, ये बुक किसने लिखी थी, तो फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर रिसर्च रिटन बाय, आपको याद रखना है कौन था, कर्लेंसर। दोनों याद रखना, कर्लेंसर जो थे ऑप्शन बी है आपका, ये प्रिंट नहीं हो पाया सही से इसलिए आप लोग को थोड़ा सा याद रखना है, कर्लेंसर ने लिखी थी ये बुक। नेक्स्ट मेथड एंड इश्यू इन सोशल रिसर्च, मेथड एंड इश्यू इन सोशल रिसर्च इज रिटन बाय, ये भी याद रखना है ब्लैक्स, ये पहले भी बता चुका, ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, ब्लैक जेम्स एंड चैंपियंस। नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च इज रिटन बाय, साइंटिफिक सोशल, देखिए क्वेश्चन समझिए, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च इज रिटन बाय, ये पीबी यंग सबसे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट ने काफ़ी बुक लिखी हुई है। डाउट इज ऑफन बेटर देन डैश, तो हमेशा याद रखना डाउट हमेशा बेटर होता है हमारा ओवर कॉन्फिडेंस से, कि आपका ओवर कॉन्फिडेंस है कि भाई ऐसा सही हो सकता है, उससे अच्छा कि हम लोग डाउट में ही रहें, तो ओवर कॉन्फिडेंस से हमारा डाउट ज़्यादा बेटर होता है। नेक्स्ट बात करें कि रिसर्च हेल्प इन एक्सप्लेनिंग डैश विथ विच समथिंग ऑपरेट, जब हम लोग कुछ क्या करते हैं रिसर्च कर रहे होते हैं तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं एक्सप्लेन कर रहे होते हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ से, तो वो होती है हमारी फ्रीक्वेंसी, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होती है जो हम लोग ऑपरेट करते हैं एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के साथ वर्क कर रहे होते हैं। डैश इज़ अ मोटिवेशन फॉर रिसर्च इन स्टूडेंट, क्या होता है मोटिवेशन, तो हमें जब लास्ट में कंप्लीट करने के बाद रिसर्च की जो डिग्री मिलती है ये हमको क्या करती है मोटिवेट करती है कि हम आगे और ज़्यादा काम करें, है ना। तो रिसर्च जो डिग्री होती है वो हमारे लिए मोटिवेशन होता है कि कम से कम हमने एक काम कंप्लीट किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी डेटा, प्राइमरी डेटा का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है, जैसे मैं बात करूं बुक, भाई बुक दूसरे ने लिखी है हमारे लिए प्राइमरी नहीं, वो सेकेंडरी डेटा हो गया। कोई जर्नल हम लोग पढ़ रहे हैं वो भी हमारे लिए सेकेंडरी डेटा है क्योंकि किसी और ने लिखा हुआ है। न्यूज़पेपर भी किसी और ने कलेक्ट किया हुआ है। सेंसस की हम बात कर रहे थे तो सेंसस हम खुद कर रहे होते हैं, तो ये हमारे लिए एक तरीके से क्या हुआ, सेंसस रिपोर्ट आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा ऑप्शन की बात कर रहे हैं, न्यूज़पेपर, बुक, जर्नल, ठीक है, सेंसस, तो ये सब एक तरीके से अगर हम लेके चले कि भाई बुक, जर्नल, न्यूज़पेपर, सेंसस, यहाँ पर बेटा थोड़ा सा दिक्कत आ रही है क्वेश्चन की, इसलिए थोड़ा सा इसको अभी छोड़ दें। वैसे क्या होता है कि आंसर मोस्टली अगर हम लोग लेके चलते हैं तो न्यूज़पेपर को मान लिया जाता है, लेकिन गलत है हो जाता है। टेंशन में दिए 51 क्वेश्चन को मैं वापस रिपोर्ट कर रहा हूँ, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेजर ड्रॉबैक टू रिसर्चर इन इंडिया, अगर हम लोग बात करें कि इंडिया में जो रिसर्चर्स हैं उनका मेजर ड्रॉबैक क्या है, मेजर ड्रॉबैक इनका क्या होता है कि भाई यहाँ पर जो है साइंटिफिक ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं की जाती है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे यहाँ रिसर्च करने के लिए। इंडिया में बात करूँ या मैं अपनी खुद की यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो वहाँ पर भी कोई साइंटिफिक ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड की जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट आता है ICSSR स्टैंड फॉर, ICSSR हमारा स्टैंड करता है ऑप्शन सी इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च। UGC की बात करें तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन,
अब यहाँ पर भी आपका ऑप्शन हो जाएगा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। JRF को याद रखना है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। जब हम लोग CSIR को दे रहे होते हैं तो इस तरीके के जब CSIR ICAR बहुत काफ़ी आपके एग्जामिनेशन है, नेट के हैं, आपके स्टेट भी अलग अलग करा रही होती है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, उनके थ्रू आपको एक स्कॉलरशिप मिलती है जिसको हम लोग बोलते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप। नेक्स्ट बोल रहा है आपसे 56 क्वेश्चन में, डैश इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस का पहला स्टेप होता है कि हम लोग क्या करें भाई, अपनी प्रॉब्लम को तो डिसाइड करें। तो सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम इज द फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी तरह की रिसर्च प्रोसेस में। अ प्रॉब्लम वेल पुट इज, अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो प्रॉब्लम क्या होती है, जब हम उसे क्या कर रहे हैं, हाफ सॉल्व कर लेते हैं, तो हम इसको क्या कर सकते हैं आगे और इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हैं। डैश इज अ सोर्स ऑफ प्रॉब्लम, भाई क्या इनमें से प्रॉब्लम है, सोर्स ऑफ प्रॉब्लम क्या है, स्कूल एंड कॉलेज, क्लासरूम लेक्चर, प्लेग्राउंड या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर्स। तो जो क्लासरूम लेक्चर है वहाँ से हमको काफ़ी सोर्स ऑफ प्रॉब्लम मिल सकती हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, अ क्वेश्चन विच रिक्वायर अ सॉल्यूशन इज, अगर मैं बात करूं एक क्वेश्चन, वो ऐसा क्वेश्चन जो कि सॉल्यूशन को रिक्वायर्ड करता, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसको हमको सॉल्यूशन लेना चाहिए पड़ता है। नेक्स्ट बात करें, कन्वर्टिंग अ क्वेश्चन इनटू अ रिसर्चेबल प्रॉब्लम इज कॉल्ड। जब हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन को हमने कन्वर्ट कर दिया एक रिसर्च प्रॉब्लम में, अब उसको ही हम लोग क्या बोलने लगते हैं, उसको याद रखना भाई, उसको ही बोलते हैं प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। कि हमारी एक प्रॉब्लम थी, हमने उसको फॉर्मुलेट करके उसको एक रिसर्च प्रॉब्लम बना दिया जिसको आगे करके हम लोग सॉल्व करेंगे, वही हो जाती है हमारी प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। वाइल सेलेक्टिंग अ प्रॉब्लम विच इज नॉट टेकन, यहाँ पर हम लोग जब हम प्रॉब्लम को सिलेक्ट कर रहे होते हैं रिसर्च के लिए, तो हम लोग क्या सिलेक्ट नहीं करते हैं। पहला, वेरी कॉमन, ओवरडन, इजी ऑन और रेयर। भाई ओवरडन हम लोग कभी नहीं करते, बाकी सारी चीज़ें हम लोग यूज़ कर सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर पर। द फर्स्ट स्टेप इन फॉर्मुलेटिंग अ प्रॉब्लम इज, जब हम फर्स्ट स्टेप की बात करें फॉर्मुलेटिंग, तो फर्स्ट स्टेप इन फॉर्मुलेटिंग अ प्रॉब्लम, अगर हम बात करें कि फर्स्ट स्टेप होता है कि फॉर्मुलेशन के लिए हमारा क्या स्टेप था, कहाँ गए क्वेश्चन पे, चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन आ गया आपका, ये फोन वोन थोड़ा दिक्कत कर जाते कभी कभी, चलिए तो हम लोग कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते हुए पहला काम कर लेते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन फॉर्मुलेटिंग अ प्रॉब्लम इज, जब भी हम लोग कर रहे होते हैं कोई करते हैं तो हमारा पहला काम होता है स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम। ये हमारा पहला स्टेप होता है जब भी किसी भी तरह की रिसर्च के लिए। और भाई काफ़ी देर से हमारे क्वेश्चन हो चुके हैं, इसीलिए 50 क्वेश्चन के आसपास हम लोग कर चुके हैं। तो आप लोग एक काम कर सकते हैं भैया, काफ़ी लोग सब्सक्राइब करें, जो वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कि जिससे कि काफ़ी लोगों को इस वीडियो बनाने का फ़ायदा हो और उनका एग्ज़ाम क्लियर हो। काफ़ी लोग जो है मैसेज कर चुके हैं, इसीलिए मैंने उनको क्या किया, मैंने इसी को रिप्रोड्यूस करके थोड़ा सा नया किया हुआ है, जिससे कि कुछ चीज़ें उनको नई मिले, कुछ नए तरीके से उनको बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर सकें, है ना। तो क्वेश्चन भाई प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपका कोई टेंशन नहीं है, आपको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, व्हाट्सएप पर करें, ट्विटर पर करें, फेसबुक पर करें। भाई काफ़ी लोगों को इस वीडियो से बेनिफिट होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आपका सिलेक्शन हो गया तो किसी और का सिलेक्शन नहीं। इंडिया को बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको खुद आगे बढ़ना होगा बेटा, कोई भी किसी का काम नहीं आता है, लेकिन आपको क्या करना है, अपनी तरफ से अपना बेनिफिट देखते हैं कि अगर हम किसी का एग्ज़ाम क्लियर करा सकते हैं, जैसे कि मैं चाहता तो ये क्वेश्चन को नहीं भेजता किसी को भी, बट अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर मेरे थ्रू किसी को मिल रहा है, आपका कहीं पर सिलेक्शन हो जाता है या आपके वजह से किसी दूसरे का सिलेक्शन हो जाता है, तो बेटर चीज़ है। इसलिए प्लीज़ वीडियो को शेयर करते रहें और ये वीडियो में कम से कम हमारे लाइक्स का व्यू बढ़ जाए। मैं नहीं कहता हूँ मुझे लाइक्स से मुझे कोई फ़र्क पड़ता है, मैं कहता हूँ बिल्कुल नहीं। आपको अगर पसंद आ रहा है, आपका कहीं एग्ज़ाम में अगर मेरी वीडियो बनाने से आपका अगर एक क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आ रहा है तो आपके लिए बेटर है, मेरे लिए बेटर है। ओके, चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग आगे बात करेंगे क्वेश्चंस पर। दूसरा आता है डैश विल हेल्प इन फाइंडिंग आउट अ प्रॉब्लम फॉर रिसर्च। अगर हम बात करें कि जब हम लोग प्रॉब्लम बना रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, तो कौन हमारा हेल्प करता है भाई, रिसर्च में आपको गाइड मिलता है, वो गाइड ही आपकी हेल्प करता है रिसर्च करने में। सेकेंड स्टेप इन
प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इज स्टेटमेंट ऑफ अ प्रॉब्लम। मैंने बोला कि भाई सेकंड स्टेप क्या है, पहला स्टेप तो हमने बता दिया आपका, पहला स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम आपका, सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम आपका पहला हो गया। अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ प्रॉब्लम ये हमारा सेकंड स्टेप होता है। भाई पहला स्टेप है आपका जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम की बात करें वो पहला स्टेप होता है। दूसरा स्टेप होता है हम उसको अंडरस्टैंड करें कि भाई नेचर ऑफ प्रॉब्लम क्या है, वो हमारा सेकंड स्टेप होता है। ठीक है। नेक्स्ट पूछा कि व्हाट इज द थर्ड स्टेप इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। पहला स्टेप हमने पढ़ लिया कि भाई स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम, पहला हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप हो गया अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ प्रॉब्लम। थर्ड की बात करें, अब हमने जब नेचर समझ लिया है तो अब हमें क्या करना है भाई, सर्वे करना है अवेलेबल लिटरेचर के कि भाई इसके बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन पहले से प्रेजेंट है, हमको उसके बारे में और क्या क्या पता करना है। तो लिटरेचर में हम लोग यही सर्वे करते हैं कि भाई अब उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का क्या क्या चीज़ें हमारे पास प्रेजेंट हैं, अवेलेबल हैं। तो सर्वे द अवेलेबल लिटरेचर, ये हमारा थर्ड स्टेप होता है। और फोर्थ स्टेप तो फिर आप समझ ही चुके होंगे अब तक भाई। जैसे ही हमने क्या किया, थर्ड स्टेप हो गया सर्वे कर लिया, लिटरेचर हम लोगों ने पढ़ लिया, तो अब हमारा काम हो जाता है कि उस से हमारा एक डेवलप हो जाता है आइडिया थ्रू द डिस्कशन। तो अब हमारे पास एक आइडिया आ चुका है, एक डेवलप होने के लिए एक मेन पर्टिकुलर चीज़ आ चुकी है। अब हम क्या कर सकते हैं, इससे अपना डिस्कशन कर सकते हैं, बना सकते हैं एक नेक्स्ट। और लास्ट स्टेप क्या हो जाएगा, फोर्थ के बाद हमारा फिफ्थ स्टेप आता है, लास्ट स्टेप इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन इज। जैसा ही हो गया तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने बनाया उसका रिफ्रेशिंग करेंगे रिसर्च प्रॉब्लम का। तो ये हमारा सबसे लास्ट होता है, रिफ्रेशिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। इस रिलेटेड बेटा किसी के भी क्वेश्चन नहीं हो सकते हैं गलत, तो काफ़ी लोग इस पर क्या करें, ध्यान दें। नेक्स्ट, इन द फॉर्मुलेशन ऑफ अ प्रॉब्लम वी नीड टू गिव। जब हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम बना रहे होते हैं तो हमारा पहला काम होता है कि हमने प्रॉब्लम बनाई, तो अब हमको एक टाइटल डिसाइड करना होता है। तो पहला काम होता है जब प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन हो गया तो अब हम क्या करते हैं, अपनी रिसर्च का जो हमने प्रॉब्लम बनाई है वो हमारा टाइटल डिसाइड करती है। तो हमारा क्या करना होता है, हम एक अपनी जो प्रॉब्लम हमने ली है तो टाइटल, जैसे हम सर्वे करना चाहते हैं कि डायबिटीज़ से कितने लोग मर रहे हैं, या कोरोना काल में क्या क्या आपका लॉस हुआ है, या कितने प्लांट्स हुए, कितने पोलियो के केस बढ़े। क्यों, पोलियो की दवाई तो आपकी पिलाई नहीं गई इन 6 महीने में। तो हो सकता है हमारे लिए एक टाइटल आ गया भाई, आपका क्या हुआ, इंक्रीज द पॉपुलेशन, या हम पॉपुलेशन की नहीं बात करें, पोलियो, इंक्रीज द पोलियो केस इन इंडिया ड्यूरिंग लॉकडाउन। हमने क्या किया भाई, हमने एक सर्वे करके देखा कि भाई पोलियो के केस कितने इंडिया में आए हैं लॉकडाउन के टाइम पर। तो हमने क्या किया, एक टाइटल बनाया अपनी स्टडी का। प्रॉब्लम हमको पता है कि पोलियो केस बड़े होंगे, लेकिन अब हम यहाँ पर चेक करें कि कितने बड़े होंगे, वो हमारा टाइटल बन जाएगा, है ना। लास्ट में हम उसकी रिसर्च करेंगे, सर्वे करेंगे, लिटरेचर देखेंगे, डिस्कशन करेंगे, उससे हमको पता चल जाएगा। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। ऑब्जेक्टिव इन प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन मीन्स, जब हम ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पर आता है हमारा क्वेश्चन टू बी आंसर। ऑब्जेक्टिव हमने बनाया तो हमका मतलब है हमने वो पर्टिकुलर क्वेश्चन बना के रखे जिनका हमें आंसर अपनी रिसर्च में देना है, वही हमारे क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। नेक्स्ट बात करें, द प्रॉब्लम सिलेक्टेड मस्ट हैव। जब भी हम लोग प्रॉब्लम को सिलेक्ट करते हैं तो उसमें एक नोवेलिटी होना चाहिए, बिल्कुल एक नयापन होना चाहिए, कि बिल्कुल एक न्यू थिंग्स होना चाहिए, वो होती है हमारी न्यू नोवेलिटी। तो प्रॉब्लम सिलेक्ट करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि प्रॉब्लम बिल्कुल न्यू हो, नोवेल हो, बिल्कुल नोवेलिटी होना चाहिए। नेक्स्ट, द फॉर्मुलेटेड प्रॉब्लम शुड हैव ओरिजिन। आपकी जब फॉर्मुलेटेड आपने प्रॉब्लम करी तो उसमें क्या होना चाहिए, ओरिजिन, ओरिजिनलिटी, सही से प्रिंट नहीं हुआ, ओरिजिनलिटी, वैल्यूज, कोहेरेंस या फिर फैक्ट। हमेशा जो आपने प्रॉब्लम बनाई है वो उसमें ओरिजिनल होना चाहिए, मैंने बोला नोवेलिटी होना चाहिए, ओरिजिनलिटी होना चाहिए, बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए, किसी की कॉपी नहीं होना चाहिए। तो फॉर्मुलेटेड, ये भी ऑप्शन आपको याद रखना है, ओरिजिनलिटी। नेक्स्ट, अगर हम लोग बात कर लेते हैं द पर्पस ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। भाई सोशल साइंस रिसर्च का मेन क्या होता है भाई, कल्टिवेट करना, हमको मेन काम करना है कि क्या क्या तरीके से हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा कल्टिवेशन होता है। द अकेडमिक पर्पस इज टू हैव। अकेडमिक पर्पस होता है हमेशा, जब भी हम कोई अकेडमिक की बात कर रहे होते हैं तो हमारा काम होता है नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन। अकेडमिक में नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन ही आपका मेन रोल होता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं सोशल साइंस रिसर्च क्रिएट सोशल। अगर हम बात करें कि जब सोशल साइंस की बात करते हैं, सोशल साइंस की बात करते हैं, तो ये क्रिएट करता है एक सोशल कोहेजन बिटवीन द पॉपुलेशन। इनको हम कोहेजन बोल सकते हैं। डैश इज अ क्वालिटी ऑफ गुड रिसर्चर। क्या गुड रिसर्चर की क्वालिटी होना चाहिए, तो गुड रिसर्चर हमेशा एक साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए, हमेशा उसको साइंस के बारे में सोचता हुआ होना चाहिए। तो साइंटिफिक टेम्पर उसमें एक क्वालिटी होनी चाहिए। सोशल साइंस रिसर्च इन इंडिया एम्स एट अ स्टेट। यहाँ बात करें कि सोशल साइंस रिसर्च इन इंडिया एम्स क्या होता है, तो
हमेशा यहाँ पर सिर्फ वेलफेयर से देखते हैं, हम सोशल वेलफेयर चेक कर रहे होते हैं कि जो रिसर्च कर रहे हैं वो रिसर्च का वेलफेयर क्या है, उसका मेन एडवांसमेंट क्या है, उसका बेनिफिट क्या है। तो ए इज डैश इज एन एब्स्ट्रैक्शन फॉर्म बाय जनरलाइजेशन फ्रॉम पर्टिकुलर हाइपोथेसिस। अभी भी मैं पहले बता चुका हूं कि हम जनरलाइजेशन से किसी पर्टिकुलर से जनरलाइजेशन कर रहे हैं तो ये हमारे होते हैं कॉन्सेप्ट। ओके, तो ये याद रखना है कि डैश कॉन्सेप्ट इज एन एब्स्ट्रैक्शन फॉर्म बाय जनरलाइजेशन फ्रॉम पर्टिकुलर। याद रखना है कि जब कोई पर्टिकुलर से कोई जनरलाइजेशन बनाए तो वो हमारा एक कॉन्सेप्ट बन जाता है। नेक्स्ट बात करें, कॉन्सेप्ट आपके दो टाइप के होते हैं, कॉन्सेप्ट जैसा टाइप टू टाइप्स। याद रखना है कॉन्सेप्ट आपके दो तरह के होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉन्क्रीट। दो तरह के आपके होते हैं। ये क्वेश्चन प्रिंट नहीं हुआ है क्लियरली, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको बता दिया। कॉन्सेप्ट आर ऑफ, तो हमेशा बता चुका हूँ दो टाइप के होते हैं, एक आपका होता है एब्स्ट्रैक्ट, दूसरा होता है कॉन्क्रीट। तो दोनों क्वेश्चन आपके 78 79 क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करूं, देयर इज अ कॉन्सेप्ट बाय, वही तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, देयर इज अ कॉन्सेप्ट बाय डैश, तो कॉन्सेप्ट हमारा बनता है पॉस्टुलेशन से। नेक्स्ट अनदर कॉन्सेप्ट इज बाय, तो अनदर कॉन्सेप्ट इज बाय की बात करें तो इंट्यूशन से। एक तो हमारा पॉस्टुलेट जो बनाते हैं, जो हम लोग हाइपोथेसिस की पॉस्टुलेट बनाते हैं, एक तो उनसे कॉन्सेप्ट डेवलप होता है, और दूसरा हमारा अंदर का जो इंट्यूशंस आते हैं एक हम लोग उनसे बना लेते हैं। कॉन्सेप्ट आर डैश ऑफ रिसर्च, तो ये याद रखना है कॉन्सेप्ट क्या है, एक पर्टिकुलर टूल है रिसर्च का, जिससे हम लोग क्या करेंगे, कोई ना कोई फैक्ट को फाइंड करेंगे। कॉन्सेप्ट्स आर, अगर कॉन्सेप्ट्स की बात करें तो कॉन्सेप्ट्स क्या है, वो आपके एक सिंबल हैं, एक टूल है ना। ये सारी चीज़ें एक है, एक इंट्यूशंस हैं। तो आपको चीज़ों को याद रखना है कि क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में है तो कॉन्सेप्ट आपका क्या, एक सिंबल है। कॉन्सेप्ट रिप्रेजेंट वेरियस डिग्री ऑफ डैश। अब इसमें क्वेश्चन बन जाता है कि भाई कॉन्सेप्ट आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फॉर्मुलेशन, कैलकुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन या स्पेसिफिकेशन। अभी बताया था मैंने, कहा ये क्या होता है, एक एब्स्ट्रैक्शन होता है। हम जो जनरल से पर्टिकुलर कोई चीज़ बना रहे होते तो उसका एब्स्ट्रैक्ट ही हमारा कॉन्सेप्ट बन जाता है। तो यहाँ रखना ऑप्शन सी बन जाएगा एब्स्ट्रैक्शन। कॉन्सेप्ट विच कैन नॉट बी गिवन ऑपरेशनल डेफिनेशन आर, यहाँ पर बात करें कि कोई ऐसा हम बात करें कि एक कॉन्सेप्ट है जिससे हम कोई ऑपरेशनल डेफिनेशन नहीं बना सकते हैं, तो उसको बोल सकते हैं वर्बल, ओरल, हाइपोथेटिकल या फिर ऑपरेशनल। तो जब हम हाइपोथेटिकल की बात करें तो हाइपोथेटिकल से हम कोई भी जनरलाइजेशन नहीं बनाते जब तक वो आपका प्रूव नहीं हो जाता। तो हाइपोथेसिस हम कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन जब तक वो प्रूव नहीं हो जाती तब तक उससे हम कोई भी चीज़ नहीं बनाते। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें भाई, कॉन्सेप्ट इज in reality a definition in shorthand or a class or group of fact defined by, अब ये भी वही हमारे पीवी यंग को याद रखना, उन्हीं की एक बुक का नाम था। नेक्स्ट बात करें, डिफरेंट पीपल होल्ड डैश ऑफ द सेम थिंग। अगर हम बात करें कि डिफरेंट पीपल्स अगर देखेंगे तो वो डिफरेंट एक ही चीज़ के अलग अलग मीनिंग निकालेगा। तो डिफरेंट पीपल होल्ड डिफरेंट ऑफ द सेम थिंग। अगर दो लोग एक ही चीज़ को देख रहे होंगे तो दोनों की सोच अलग होगी, उनको सोचने का तरीका, उनका मोड ऑफ ऑब्जर्वेशन अलग होगा। अगर किसी प्लांट की बात करें तो हो सकता है कोई उसके रूट्स को देख रहा होगा, तो हो सकता है कोई उसकी लीव्स को देख रहा हो, कोई उसकी बार्क को देख रहा हो, कोई सराउंडिंग नेचर को देख रहा हो। तो जब भी दो लोग किसी चीज़ को देख रहे होते हैं तो दोनों का देखने का तरीका सेम थिंग का अलग अलग होता है। तो यहाँ पर एक चीज़ को याद रखना है, इसी से अलग अलग कॉन्सेप्ट बन के आते हैं। तो मैनी कॉन्सेप्ट फाइंड देयर ओरिजिन फ्रॉम, ज़्यादातर हमारे अगर बात करें तो अलग अलग लैंग्वेज की वजह से अलग अलग आपके कॉन्सेप्ट्स बन जाते हैं। ये डिपेंड कर जाता है कि मैं इसको हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो हिंदी में कुछ और वर्ड निकल के आएंगे, अगर कोई इंग्लिश में एक्सप्लेन करेगा तो इंग्लिश में उसका अलग मीनिंग निकल के आ जाता है। ये क्वेश्चन बहुत आया, 89 वाला क्वेश्चन आपको याद रखना है, आपके एग्जामिनेशन में बहुत पूछा गया हुआ है। अ टेंटेटिव प्रोपोजिशन सब्जेक्ट टू टेस्ट, इसको याद रखना। जब भी टेंटेटिव प्रोपोजिशन की बात करें तो हमेशा टेंटेटिव प्रोपोजिशन आपकी हाइपोथेसिस होती है, ठीक है, ये याद रखना है। एनालॉजीज आर द सोर्स ऑफ, एनालॉजी इज अ सोर्स ऑफ, याद रखना है एनालॉजीज आपका सोर्स होता है हमेशा हाइपोथेसिस का, इनको ठीक से याद रखना है। फिर से आ गया अ प्रीपोजिशन, देखिए अ प्रोपोजिशन विच कैन बी पुट टू टेस्ट टू डिटरमाइन इट्स वैलिडिटी डिफाइंड बाय, तो ये हमारे सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं गुड एंड हॉट, है ना।
तो गुड एंड नॉट की बात करें, इनका वही प्रोपोजिशन विच कैन बी पुट टू टेस्ट टू डिटरमाइन इट्स वैलिडिटी डिफाइंड बाय गुड एंड नॉट। फिर से आ गया एक टेंटेटिव, देखिए अ टेंटेटिव जनरलाइजेशन स्टेट बाय, जो हम वो बोलते थे टेंटेटिव जनरलाइजेशन जिसको हम लोग हाइपोथेसिस बोलते हैं, ये बताया किसने था, तो ये लुंडबर्ग ने बताया था आपका। नेक्स्ट, प्रोपोजिशन विच आर डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स आर डैश हाइपोथेसिस। क्या बोल रहा है भाई, प्रोपोजिशन जो हम बता रहे हैं किसी चीज़ के बारे में डिस्क्राइब करता है तो वो डिस्क्रिप्टिव हाइपोथेसिस होती है। हाइपोथेसिस विच डेवलप व्हाइल प्लानिंग द रिसर्च, हम जब क्या करते हैं, जब हम प्लान कर रहे होते हैं किसी रिसर्च को प्लान कर रहे होते हैं और उसके बेस पर हम लोग कुछ बनाते हैं, वो हमारी वर्किंग हाइपोथेसिस होती है। व्हेन हाइपोथेसिस इज स्टेट नेगेटिव, जब भी नेगेटिव वर्ड की बात करें तो वहाँ पर आपको याद रखना है नल हाइपोथेसिस, नल का मतलब ही होता है नेगेटिव। तो जब भी हम किसी प्रॉब्लम को या किसी हाइपोथेसिस को बताते हैं नेगेटिव मीनिंग आ रहा है उसका, हमेशा याद रखना वो नल हाइपोथेसिस होगी। इस पर रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ओके, तो फर्स्ट वेरिएबल इज, फर्स्ट वेरिएबल को भी बहुत याद रखना, हमेशा जब भी फर्स्ट वेरिएबल की बात करें वो आपका इंडिपेंडेंट होगा और सेकंड वेरिएबल हमेशा आपका डिपेंडेंट होगा। तो जब भी ये क्वेश्चन आता है इसलिए मैंने साथ में रखे हुए हैं, द फर्स्ट वेरिएबल इज आपका हमेशा याद रखना है इंडिपेंडेंट होगा और द सेकंड वेरिएबल इज आपका डिपेंडेंट होगा। नेक्स्ट, हाइपोथेसिस, अगर मैं बात करूं हाइपोथेसिस विच एक्सप्लेन रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, जब भी हाइपोथेसिस की बात करें वो एक्सप्लेन करता है वेरिएबल के बारे में तो वो हो जाता है हमारा रिलेशनल। ओके, नल मीन्स जीरो, अभी बताया मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में आपका नल मीन्स हमेशा याद होता है जीरो या नेगेटिव। 100 की बात करें, डैश रिप्रेजेंट कॉमन सेंस आइडिया, कॉमन सेंस हाइपोथेसिस आपका कॉमन सेंस आइडिया के बारे में बता रहा हूँ। यहाँ मैं 100 ही ले रहा हूँ, पार्ट 1 में आपका लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को दिमाग लगाएं, आप इसका बनाएं और आप अच्छे से अच्छे इसके क्वेश्चन लेके चलें। चलिए इसके बाद आप लोगों में करते हैं भाई, आप लोगों को रिसर्च का क्वेश्चन पर रिसर्च मैथडोलॉजी में 100 है, काफ़ी क्वेश्चन अभी रह गए हैं यहाँ पर, अभी इसकी 6-7 पार्ट और आएंगे। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये भेजें जिससे कि ये चैनल आपका थोड़ा सा अच्छा हो, मेरा भी बेनिफिट हो, आपका भी हो और आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू।